अब क्या सूरत-ए-हाल है? डॉक्टर ने क्या बताया है? मैंने पूछा तो उसने भी डॉक्टर के सामने कैमरा कर दिया। वो भी तसल्ली दिलासे देने लगा। मैं हर तरह से इलाज करने की हिदायत की। हमलावरों का पता चला? मैंने पूछा। वहां पार्किंग से कुछ फुटेज मिली है। अंदाज वैसा ही जैसे मुराद पर हमला हुआ है। अकबर ने थोड़ा बताया है कि वो लोग साविर शाह के बारे में बात कर रहे थे। ये पूछ रहे थे कि वो किसके लिए काम करते हैं। सलमान ने कहा, इतनी दूर इन लोगों पर। खैर, तुम इनका ख्याल रखो। मैं जरा फिर से मुराद हसन को देख लूं। मैंने कहा तो वो तेजी से बोला, सनाहार पर भी हमला हुआ है। वो इस वक्त मुल्तान अस्पताल में है। उसके साथ अली बख्श भी जख्मी है। उसके 2 सिक्योरिटी गार्ड कत्ल हो गए हैं। उसने एक ही सांस में बताया तो मेरा दिमाग घूम गया। इससे पहले मैं कुछ कहता, स्क्रीन पर अली नवाज नमूदार हुआ। उसका चेहरा अफसुर्दा था। उसे दोनों के होश में आ जाने की बाबत बताया। कुछ पता चला? मैंने खुद पर काबू पाते हुए बताया, अभी तक नहीं। सना ने हाँ ने इतना ही बताया है कि वो साविर शाह और उसके बारे में पूछ रहे थे कि वो किसके लिए काम करते हैं। मतलब कराची और इन पर हमला करने वाले एक ही हैं। मुझे पूरा यकीन है कि लाहौर में भी इन्हीं के लोग होंगे। इन्हें होश आ जाए तो पूछो इनसे। मैंने कहा और स्क्रीन तारीख होगी। मैं एक कुर्सी पर बैठ गया। चंद लम्हे बाद ही मेरा फोन गूंज उठा। वो शम्स की कॉल थी। मैंने फोन रिसीव करके स्पीकर ऑन कर दिया ताकि तानी भी सुन ले। तभी वो बोला, मेरा ये अंदाजा नहीं, पूरा यकीन है कि ये तीनों वाकयात के पीछे एक ही हैं। हाँ, ये तो मुझे भी यकीन हो गया है, लेकिन वो पैगाम क्या देना चाह रहे हैं? असल सवाल ये है। मैंने सोचते हुए कहा तो वो बोला, अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये खालिस्तान के लिए जो कार्रवाइयां की जा रही हैं उसके रद्देअमल में है तो ये बात मानने की है, लेकिन वो किसी दूसरी तरह से होनी चाहिए थी। इन्हें ये अंदाजा ही नहीं कि कौन ये कार्रवाइयां कर रहा है, तो फिर टारगेट वही लोग क्यों जो साविर शाह के इलाके में कार्रवाई कर चुके हैं। ये तो समझ आ जाएगी जब वो लोग पकड़े जाएंगे और उनके पीछे पहुंचा जाएगा। मैंने कहा, देखें, आपसे अरविंद सिंह ने खालिस्तान रेफरेंडम के बारे में जो कहा, मुझे अरविंद से इत्तेफाक तो है, लेकिन वो काम बहुत तेजी में करना चाहता है। ये काम तेजी का नहीं है, तो उसे समझा देना। वो नौजवान है इसलिए थोड़ा जज्बाती है। मैंने कहा, नहीं, कहना मैं ये चाह रहा हूं कि असल काम की तरफ उसकी तवज्जो ही नहीं है। वो सिर्फ खालिस्तान रेफरेंडम के पीछे पड़ा हुआ है और जसपाल को भी इस काम के पीछे लगा दिया है और हम सब की तवज्जो उसकी तरफ लग गई है। उसने कदरे दुख से कहा, तो फिर और क्या काम है करने के? मैंने चौंकते हुए पूछा। मैं आपसे ये बात उन्हीं दिनों में करने वाला था जब आप तनोट वगैरह राजस्थान में फिर रहे थे। मुझे इन्हीं दिनों कुछ ऐसे इशारे मिले थे जिससे मैं खुद हैरान रह गया था। मैं खुद वाज़िया नहीं था और न ही कोई ऐसा ठोस सबूत था जिस पर मैं बात कर सकता। मैं तब से लगा हुआ हूँ और चंद दिन पहले मुझे उसके शवाहिद मिल गए हैं। असल काम वो है करने का। उसने बताया। क्या शवाहिद मिले हैं? मैंने पूछा। देखे, मंडी में जाने से पहले माल की प्रोडक्शन होती है। उसे बनाया, संवारा और तैयार किया जाता है। ये ऐसे कैसे हो जाता है कि राह वाले इतने लोग धड़ाधड़ तैयार करके दूसरे मुल्कों में भेज रहे हैं, खुफिया तरबियती कैंप के नाम से ही। असल काम कहीं दूसरी जगह हो रहा है। उसने बताया तो मैंने पूछा, तुम कहना क्या चाह रहे हो? मेरे ख्याल में जिस तरह रोही में हमारा कैंप है, उसी तरह दूसरी जानब भी एक कैंप मौजूद है जो हमें हाँ किसी दूसरे ट्रैक पर डाल रहा है। या हम अनजाने में खुद ही गलत ट्रैक पर हैं। हमारी नाक के नीचे से एजेंट हमारी जानब घुस रहे हैं, अनजाने में ही सही, लेकिन आपने इनका रास्ता रोक दिया। वो हमें ही टारगेट बना रहे हैं। क्या तुम्हें यकीन है? मैंने पूछा। जी, मुझे पूरा यकीन है। ये सारी प्रोडक्शन इसी इलाके से हो रही है। बहुत गौर करें। आप कहते हैं ना कि उन्होंने क्या पैगाम देना चाहा। वो जो भी हो, लेकिन एक बात से अंदाजा होता है। उसने सोचते हुए लहजे में कहा तो मैंने पूछा, वो क्या? उन्होंने तीनों जगह हमला किया। तीनों ही को वो गोली मार सकते थे, लेकिन उन्होंने हमला किया, उन्हें उठाया, फिर बिना मारे, बिना कत्ल किए तशद्दुद करके छोड़ दिया ताकि हमें पता चले कि सीधा सीधा हमें चैलेंज किया जा रहा है। उसने कहा तो मेरे दिमाग में कई सोचें घूमने लगी। मैंने चंद लम्हे सोचा और कहा, तुम्हारे पास इस इलाके की क्या शवाहिद हैं? ये मैं आपको कुछ देर बाद पूरी तफसील से भेज देता हूँ। आप देख लें और इन्हें समझने की कोशिश करें। बाकी मैं आपको बता दूंगा। उसे तेजी से कहा तो मैंने बोला, शम्स,
सबको कह दो जितनी जल्दी हो सके इन लोगों को तलाश करो, इनका मिलना बहुत जरूरी है। कह देता हूँ। ये कहते ही उसने फोन बंद कर दिया। तभी तानी ने एक तवील सांस लेकर पूछा, क्या ख्याल है? ये सब वैसा ही है जो मंजर हमें नजर आ रहा है? मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। मैंने जवाब देने की बजाय पूछा, ये जो हमले हुए हैं ये कोई इत्तफाकिया तो नहीं हुए, इनकी पूरी प्लानिंग की गई है। शम्स की बात दुरुस्त होगी, मुझे इससे इंकार नहीं, लेकिन कहीं ये हमें हांका तो नहीं लगा रहे, कहीं कोई नया जाल तो नहीं लगाया जा रहा। उसने फिर दोबारा उलझी हुई बात की, तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती हो? मैंने उलझते हुए कहा, सिर्फ दो ही ऑप्शन है, खालिस्तानी कार्रवाइयों का बदला या फिर नया जाल। अगर कार्रवाइयों का बदला है तो उन्हें ये पूरी तरह पता होगा कि कौन लोग हैं जो इनमें मुलविस है। फिर यूं पूछना, यहाँ पर बानीता कुंवर, नवीन कुंवर, संदीप कुंवर भी तो रही हैं, वो भी साविशा के इलाके में इन्हीं के साथ थी। वहां जसपाल सिंह से ये पूछा गया कि अनुजीत यहाँ नूर नगर कैसे आ गया। यहाँ के बारे में इन्हें पता है, ये खालिस्तानी कार्रवाइयों ही का बदला है, बिलाशुबा रा के लोगों ने ये किया है। खैर ये बात छुपी नहीं रह सकती, बहुत जल्द सब मालूम हो जाएगा। मैंने कहा तो वो खामोश हो गई। मैं फिर से सबकी हैरियत दरियाफ्त करने लगा। मुराद को होश आ गया था। उसने वही कुछ बताया जो गीत और सना ने बताया था। उसकी तस्दीक हो चुकी थी कि वो एक तरह से पैगाम ही था। मुझे बेचैनी हो रही थी। मैं हवेली से निकला और मुसाफिर शाह के थड़े पर जा पहुंचा। वहां जानब खामोशी तारी थी। एक मलंग रिहायशी कमरों से बाहर निकला, अलाव जलाए बैठा था। उसने मुझे देखा, फिर पहचान कर खड़ा हो गया। मैंने उससे कोई बात नहीं की। मैं कार से उतरकर थड़े पर चला गया। मेरी सारी तवज्जो उन्हीं लोगों पर लगी हुई थी जो हमला आवर थे। मेरी कनपटियां सुलग रही थी, कई ख्याल आ रहे थे। मैं खुद पर काबू पाकर सुकून से वहीं बैठ गया। इस वक्त सुबह का नेलगू माहौल था। ऐसे में मेरा फोन बज उठा। दूसरी जानिब वलीद अहमद था। उसे तेज सांसों में बताया, वो हमलावर पकड़ लिए हैं, अभी सिर्फ 3 हाथ लगे हैं। कैसे पकड़े गए वो? मैंने पूछा। वो इस वक्त लाहौर से निकलकर मुल्तान रोड पर जा रहे थे। साहिवाल से जरा पहले उनकी वो गाड़ी निगाह में आ गई जो ड्राइवर वाली वीडियो में थी। उन्होंने नंबर प्लेट तो बदल ली थी, लेकिन शीशे पर लगे हुए कुछ स्टिकर नहीं उतार पाए थे। वो गाड़ी भी चोरी की थी, जो 1 दिन पहले लाहौर ही से चुराई गई थी। उसे तफसील बताया। अब कहाँ है? मैंने पूछा तो उसने कहा, पुलिस स्टेशन में है। अभी तक इन्हें ये गुमान है कि वो कार चोरी में ही पकड़े गए हैं। जल्दी पहुंचो, फिर मुझे तफसीलात बताना। मैंने कहा तो उसने फोन बंद कर दिया। मैंने फोन अपने हाथ में ही रखा। मुझे पूरी उम्मीद थी कि कराची या मुल्तान से भी कोई इतला आने वाली है। चंद मिनट गुजर गए थे, फिर मेरा फोन बजा। मैंने कॉल रिसीव की तो अली नवाज बात कर रहा था। वो लोग पकड़े गए हैं। कैसे? मैंने पूछा। जैसे ही मुझे हमलावरों के बारे में सना ने बताया तो मैं समझ गया। बिलाशुबा वो सनाहा का एयरपोर्ट से ही पीछा कर रहे थे। मेरा ये अंदाजा सच निकला। मैंने वहां से लेकर शहर से निकलने तक के सारे फुटेज देखे। एक 4 व्हील एयरपोर्ट से ही उनके पीछे थी। वो इसी इलाके में कहीं गायब थी। वो दोबारा शहर में नहीं आई। पूरे इलाके में मुखबर हिला कर रख दिए गए। वो लोग फौरन 4 व्हील छोड़कर निकले थे, लेकिन उनकी बदकिस्मती कि उन्होंने एक बस्ती में बाकी वक्त गुजारा, फिर वहां से भेस बदलकर किसी दूसरी सवारी से जाना चाहते थे। एक मुखबर ने शक का इजहार किया तो बंदे वहां भेज दिए। वो सभी पकड़े गए, लेकिन अभी तक मान नहीं रहे। सना ने तस्वीर में पहचान लिया है। अभी वो पुलिस स्टेशन में है। चलो देखो क्या करते हैं, क्या कहते हैं। मैंने पुरसुकून अंदाज में कहा। ये कानूनी मामला से निकले तो मैं उन्हें अपनी तहवील में ले लूंगा, सब उगल देंगे वो। उसने कहा तो मैंने क्या कहना था, इसलिए खामोशी से फोन बंद कर दिया। सूरज की किरणें थड़े पर पड़ रही थी। कोई भी मुझ तक नहीं आया था। सभी दूर दूर से देखकर अपने अपने मामूलात में मसरूफ थे। मेरी तवज्जो कराची पर थी। जेर जमीन दुनिया में गीत पर होने वाला हमला हैरत से सुना गया था। सलमान अपने इंतहाई करीबी लोग इन दोनों के पास छोड़कर गायब था। मैंने उसे डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा था। मुझे उसी के फोन का इंतजार था। धूप तेज होने लगी जब उसका फोन आ गया। उसे मेरी आवाज सुनते ही कहा, पकड़े गए वो लोग? कैसे? मैंने पूछा। कल कार चुराई थी उन्होंने। इस इलाके के मवालियों को पता था कि कार चुराने वाले कौन लोग हैं।
वो लोग शाह फैसल कॉलोनी से सीधे ब्लॉक 3 गए। वहां उन्होंने कार छोड़ी और वहां से वो अलग अलग होकर निकले। वो वापस अजीमपुरा में आए और रात यहीं ठहरे। उन्हें इस बात की खबर नहीं थी कि जेर जमीन के लोग इन्हें तलाश कर रहे हैं। इसी मोहल्ले में एक मवाली है, उसने निशानदेही की। फुटेज से उसने पहचान लिया। वो भी सो रहे थे कि उन पर छापा पड़ गया। अभी कहाँ है? वहीं एक घर में बंद है, उसने बताया। मुकामी है या बाहर के? मैंने पूछा। ये तो भी पता चलेगा। खैर मुकामी नहीं होंगे क्योंकि वो चंद दिन पहले ही यहाँ आए थे, इसलिए मवाली को इन लोगों पर पहले ही शक था। सलमान ने कहा तो मैंने बताया, उनसे पूछो क्या कहते हैं, फिर पुलिस के हवाले करना है। वो किसी तरह भी बाहर ना आए। ओके, मैं समझ गया, बताता हूँ बाद में, उसने कहा। तो मैंने सुकून का सांस लिया। अब इन लोगों के एतराफ पर ही मैंने आगे सोचना था, लेकिन मैं अपने तौर पर फैसला कर लिया था कि मुझे क्या करना है। नया पैराग्राफ। लुधियाना में अकाल सिंह के फार्म हाउस पर जसपाल सिंह एक कमरे में बैठा हुआ दुखी हो रहा था। अरविंद सिंह ने उसे सारी सूरत हाल से आगाह किया था कि किस तरह किस किस पर हमले हुए हैं। उसने अरविंद से कहा था जब भी मुमकिन हो जमाल से बात करवा दे, लेकिन अभी तक बात नहीं हो पाई थी। वो इसलिए भी फिक्रमंद था कि न जाने सूरत हाल क्या होगी। उसका यकीन था ये हमले राही के हैं, वरना इतना बड़ा हौसला कोई नहीं कर सकता था। ऐसा पैगाम दूसरा कौन दे सकता था। उसके साथ साथ उसके जहन में ये बात भी सर उठा रही थी कि कहीं हमसे कोई गद्दार तो पैदा नहीं हो गया। वो तो हमेशा प्लानिंग से आगे बढ़ते थे, किसी पर बढ़कर वार नहीं किया था, अपने ही दिफा में लड़ते चले आ रहे थे। उन्हें किस तरह ये पता चला कि कब कौन कहां पर है। वो इसी मामले पर जमाल से बात करना चाहता था। वो इन्हीं सोचों में उलझा हुआ था कि उसके पास अकाल सिंह आ गया। वो उसके सामने बैठते हुए बोला, बात हुई जमाल जी से? नहीं हुई अभी तक, उसने अफसरदगी से कहा। वैसे एक बात सोच रहा हूं मैं। अकाल सिंह ने संजीदगी से कहा। कौन सी बात? उसने गौर से देखते हुए पूछा। ये फिल्म वगैरह बनाने के चक्कर में हम बेकार नहीं हो जाएंगे? ये हमारा काम तो नहीं है, उसने कहा। बिल्कुल हमारा काम नहीं है, लेकिन ये वक्त की बड़ी अहम जरूरत है, उसने समझाया। मानता हूं ये जरूरत है, लेकिन इसे मजबूरी तो नहीं बनाया जा सकता, उसने दलील दी। देखो मैं तुम्हें समझाता हूं। एक पेचकस का काम तो यही है ना कि उससे पेच को कसा जाए। ये एक आला है, या दरांती से फसल काटी जाए, लेकिन अगर वही पेचकस या दरांती किसी इंसान को मार दी जाए तो वो आला नहीं रहता, हथियार बन जाता है। फिल्म, मीडिया, आजकल ये सोशल मीडिया बुनियादी तौर पर एक दूसरे तक बात पहुंचाने का एक जरिया है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसे हथियार बना लिया है। आजादी राय के नाम पर जहर फैलाया जा रहा है, इसका सिद्देबाब कौन करेगा? लेकिन ये तो बहुत ज्यादा लोगों का काम है। एक पूरा जितना हम कर सकते हैं हम करें। इंसानियत की बात समझनी पहले है और फैलानी बाद में है। कामयाब वही है जो पहले खतरे का एहसास कर गया। क्या ये भारत वाले पागल हैं जो फिल्मों पर इतना लगा रहे हैं? इन्हें दोहरा फायदा मिल रहा है। एक तो अपने हक में रायमा तैयार कर रहे हैं, तारीख का तिया पांचा कर रहे हैं, खासतौर पर मुसलमानों की तारीख को मसख करके नई नस्ल के सामने पेश कर रहे हैं। दूसरा, सारी दुनिया से बिजनेस कमा रहे हैं। बरसगीर के किसी दूसरे मुल्क को सर ही नहीं उठाने दे रहे। धीरे धीरे टपकाया जाने वाला मीठा जहर नस्लों की सोच मफलूज करके रख देगा, जसपाल ने दुख से कहा। लेकिन इसके लिए वो प्रोफेशनल लोग चाहिए जो ये काम करें, अकाल सिंह ने कहा। कहां से आएंगे? महारत सोच लाती है, जिससे जज्बा आता है, इश्क आता है। सरमायादाराना निजाम ने यहाँ हीरे जैसे लोगों को बर्बाद करके रख दिया है। हम अगर इन्हें कुछ नहीं दे सकते तो सरमायादाराना चुंगल से निजात तो दिला सकते हैं। यही हमने करना है, यही हमारा काम है, जसपाल ने इंतहाई संजीदगी से कहा। ठीक है, मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हो, मगर मैं भी गलत नहीं कह रहा कि हम अपना दूसरा काम भूल रहे हैं। उसने फिर अपनी बात कह दी तो जसपाल ने तहम्मुल से कहा, मैंने कब मना किया है? आप नौजवान हो, करो काम, प्लानिंग करो, कार्रवाई करो, जिस तरह भी हालिस्तान के क़याम में मदद मिलती है वो सब करो। क्योंकि मैंने अब सामने इसीलिए नहीं आना कि मुझे सियासी तौर पर सामने आना है, मुझे सियासी तौर पर हालिस्तान का हक मांगना है। लेकिन क्या आप इन्हें नहीं जानते कि यहाँ भारत में वही सियासतदान कामयाब होता है
जो अपने साथ गुंडों की फौज रखता है। यहाँ लोग हिम्मत से नहीं, खौफ से वोट देते हैं। यहाँ सेक्युलर जमहूरियत के नाम पर जालिमाना आमरीत नाफिस है। इंसानी रवादारी के बजाय मजहबी जबर चलता है। यहाँ सियासत के नाम पर ड्रामाबाजी होती है। कर ले आप, उसने गुस्से से कहा। मेरा मकसद इक्तदार नहीं, हालिस्तान का हक लेना है। जब हालिस्तान मुखालिफ मीडिया पर बैठकर बातें करते हैं तो कौन होता है इनका जवाब देने वाला? हमें देना है जवाब। तुम्हारे जिम्मे जो काम है वो करो, मुझे मेरा काम करना है। जसपाल ने उसे समझाया तो वो कुछ देर सुकून से बैठा रहा, फिर बोला, ठीक है, हम करते हैं ये काम। हाँ, आप लोगों को ही करना होगा, जसपाल ने कहा तो उनके दरमियान खामोशी छा गई। नया पैराग्राफ। दिन का पहला पहर गुजर गया। फरीद पहलवान और जफरमंद भी आ गए। उन्हें ये पता चल गया था कि मैं कब से यहाँ थड़े पर बैठा रहा हूँ, इसलिए वो मेरे पास आ गए। शायद मेरे चेहरे पर उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया कि उन्होंने कोई बात नहीं की, बल्कि मुझ पर निगाह डालकर खामोश हो गए। मैं इन्हें देखकर उठ गया और खामोशी से उस जानिब बढ़ गया जहाँ दरख्तों के नीचे चारपाइयां पड़ी थी। मैं वहां जाकर बैठा तो मेरे पास आकर बैठ गए। वो बेचैन थे। मैंने उनकी तरफ देखा और धीरे धीरे एहतसार के साथ सारी बात बता दी। मुराद और महक के बारे में सुनकर उसे फितरी तौर पर दुख हुआ होगा। उसने कोई लफ्ज तो नहीं कहा, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह बता रहा था। कुछ देर बाद उसने बड़े हौसले से पूछा, कौन थे वो? पूरी तरह तो पता नहीं, लेकिन मेरा गुमान है कि वो राही के लोग हैं। मेरे ख्याल में उन्होंने कोई लंबी प्लानिंग नहीं की थी, इसलिए मार खा गए। ये भी कहा जा सकता है कि ये लोग राह एजेंट नहीं थे, बल्कि उन्होंने ही कोई गैंग हायर किए थे। मैंने अपनी राय दी, बिल्कुल, ये अंदाज किसी एजेंट का नहीं हो सकता, इसके पीछे कोई है। उसे फिक्रमंदी से कहा, वो तो पता चल जाएगा, कब तक छुपेगा वो? ये कहकर मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, बाबा सही से राब्ता है? जी है। अब तो दूसरे दिन ही बात हो जाती है, राब्ते में है। उसने कहा, उसे कॉल करो। मैंने कहा तो उसने लम्हा भर मेरे चेहरे की जानिब देखा, फिर अपनी जेब से फोन निकाल लिया, फिर नंबर मिलाकर राब्ता हो जाने का इंतजार करने लगा। चंद लम्हों बाद उसने फोन मेरी जानिब बढ़ा दिया। दूसरी जानिब बाबा सही बात कर रहा था। कहो कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उसे कड़कती आवाज में कहा। मेरे साथ निकलोगे जिंदगी और मौत का खेल खेलने? मैंने पूछा तो वो एक लम्हा ताहीर किए बिना बोला, शुक्र है मेरी ख्वाहिश पूरी हुई, कब जाना है? अभी और इसी वक्त। मैंने कहा, चलो बताओ किधर जाना है? उसने पूछा तो मैं उसे बताने लगा कि वो आज ही निकले और रात किसी भी वक्त पहुंच जाए। मैंने उसे जगह के बारे में तफसील से बता दिया और उसे अच्छी तरह समझ लिया तो मैंने फोन बंद कर दिया। मैंने फोन जफरमंद की जानिब बढ़ाया तो उसने पूछा, ये जगह बॉर्डर के पास नहीं है? हाँ वही है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो वहां क्या करने जा रहे हैं? उसके लहजे में हैरत थी। मुझे बॉर्डर पार जाना है, तुम्हारे बाबा साईं के साथ। मैंने संजीदगी से कहा, क्या क्या करने? ऐसी क्या बात हो गई? फरीद ने हैरत ज़दा लहजे में कहा, मुझे कुछ पता नहीं मैंने वहां क्या करना है, लेकिन बस जाना है, समझो बुलावा आ गया। मैंने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? मौत और जिंदगी एक खेल, बुलावा, ये सब क्या है? फरीद ने तेजी से पूछा तो मैंने उसके कांधे पकड़कर हाथ रखते हुए कहा, जवान बनो यार, हम हर लम्हा जिंदगी और मौत का खेल ही तो खेल रहे हैं, ये तो चलता ही रहता है, इतनी हैरत कैसे? मैंने उसे कहा तो वो संभलते हुए बोला, कदम कदम पर हमारे दुश्मन हैं और कदम कदम पर हमारे दोस्त भी तो हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ये बातें नहीं समझता, मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि उसे कुछ कहना चाहा तो मैं बोला, सुनो, ये कुदरत का इनाम होता है कि कोई तुमसे हसद करे, तुमसे दुश्मनी महसूस करे, क्योंकि तुम्हारे बारे में हसद भरी सोच तुम्हारी कामयाबी की दलील है। लेकिन कुदरत इसके अवज आपको ऐसे दोस्त दे देती है जिनसे आप खुशगवार जिंदगी गुजार रहे होते हैं, हाथ से जल रहा होता है और आप अपनी कामयाबी का लुत्फ ले रहे होते हैं। बुरी सोच तो बुरी ही होती है ना, वो तो बुरा ही। उसे कहना चाहा तो मैं बोला, अगर कोई ऐसा मुनाफिक घटिया तुम्हारी जिंदगी में आ गया और कुदरत ने उसे तुमसे दूर भी कर दिया
تو یہ بھی انعام ہی ہے. چاہے اس میں جتنا نقصان ہو گیا وہ بھی فائدے میں ہوتا ہے، کیونکہ نحوست ٹلتی ہے. حاسد سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے، وہ تو خود اپنی فطرت میں سزا سے گزر رہا ہوتا ہے. میں نے کہا تو چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی. تبھی ظفرمند اٹھا، میری چارپائی کے پاس آ کے زمین پر ہی بیٹھ گیا. پھر میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑے ہی درد مندانہ لہجے میں بولا، مجھے پتا ہے کہ آپ نہیں بتائیں گے کہاں اور کدھر جانا ہے، کیا کرنے جانا ہے. میری ایک عرض ہے، میں وہ کہنا چاہتا ہوں. کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا. پہلے وعدہ کریں، میری بات مانیں گے. اس نے کہا تو میں نے چند لمحے اس کی جانب دیکھا، پھر بڑے نرم لہجے میں کہا، وعدہ بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں. اگر میں آپ کے ساتھ جی نہ سکا مر تو سکتا ہوں. یہ کہتے ہوئے اس کے لہجے میں نہ جانے کہاں سے جوش، جنون اور نہ جانے کیا کیا کچھ ٹپک پڑا تھا. تبھی میں نے کہا، ٹھیک ہے چلو. میں نے اٹھتے ہوئے کہا تو فرید ایک دم سے بولا، یہ کہاں چل دیے ایک دم سے؟ وہ ناشتہ بن گیا ہے، چائے تیار ہے، وہ تو اب چل پڑے ہیں، راستے میں ہی ہوگا، جو ملے گا وہ کھا لیں گے. میں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو ظفرمند میرے پیچھے چل دیا. ہم دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے کچھ فاصلے پر کھڑی کار میں جا بیٹھے. میں نے کار سٹارٹ کی اور چل پڑا. نور نگر سے نکلتے ہی میں نے شمس کو فون کیا. اسے چند لمحے میں میری کال ریسیو کر لی. تبھی میں نے اس سے کہا، میں نکل پڑا ہوں، شام تک بارڈر کے آس پاس کہیں ٹھکانا ہوگا. ٹھیک ہو گیا، اس نے کہا، کیونکہ اگلی ساری بات وہ سمجھ گیا تھا. اسے فون بند کر دیا. میں نے اپنا رخ جنوب مشرق کی جانب کر لیا تھا. دوپہر سے ذرا پہلے ہم اسی چھوٹے سے قصبے میں پہنچے تو فیول کی سوئی ہتھرے تک پہنچ چکی تھی. میں نے ایک فلنگ اسٹیشن سے ٹینکی فل کروائی اور ظفرمند کی جانب دیکھا جب تک بالکل خاموش تھا. اس نے کوئی سوال نہیں کیا تھا. مجھے اس پر ترس آ گیا. مجھے بھی بھوک ستانے لگی. اس قصبے سے نکلتے ہی ایک چھوٹا سا ڈھابا نما ہوٹل تھا. ہم اس پر جا بیٹھے. سرکنڈو کے چھپر تلے بیٹھ کر ہم نے ڈٹ کر کھانا کھایا. کچھ دیر آرام کرنے کے بعد ہم پھر چل پڑے. شام ڈھل رہی تھی جب ہم صحرا میں آباد اس بستی میں جا پہنچے جہاں میرا ایک بہت پرانا دوست سرائے ڈھلو رہتا تھا. میں کئی برس پہلے یہاں آیا تھا، تب بھی یہ بستی اتنی ہی تھی. آج بھی وہ بستی اتنی ہی تھی. شاید ایک دو گھر زیادہ ہو گئے ہوں. تو کہاں نہیں جا سکتا. میں بستی سے باہر ہی تھا. شام ہوتے ہی واپس آتے ہی ریوڑ اور ان کی اڑتی ہوئی دھول، چرواہوں کی تیزی اور کہیں کہیں پانی بھر کر واپس پلٹتی ہوئی لڑکیاں اور عورتیں. صحرا کا یہ نظارہ عجیب کیف طاری کر دیتا تھا. یوں لگتا تھا جیسے پرسکون زندگی میں ایک تیرتا ہوا کوئی خوشگوار نظارہ جاگ گیا ہو. میں بستی میں داخل ہو گیا. ہر ایک نگاہ ہمیں دیکھ رہی تھی. میں پورے یقین سے کہہ سکتا تھا کہ وہ پوری بستی چکنا ہو گئی ہوگی. میں سیدھا سراج ڈھلوں کے ڈیرے پر جا پہنچا. وہ بستی کی جنوبی طرف آخر میں تھا. ایک بڑی ساری کچی اور اونچی چار دیواری کے اندر چند کمرے بنے ہوئے تھے. ان کے آگے برآمدہ تھا. بظاہر وہ اجاڑ سا، بھیڑ بکریاں، گائے اور اونٹوں کا باڑا تھا، لیکن اس کے نیچے تہہ خانے میں اپنی ہی دنیا تھی اس کی. میں نے کار روکی تو میں نے واضح طور پر چند لوگوں کو الرٹ ہوتے ہوئے دیکھا. میں سکون سے باہر نکل آیا. سرائے ڈھلو اندر کمرے میں سے ہی مجھے دیکھ رہا تھا. اگلے چند لمحوں میں وہ باہر آ گیا. ہاسا لہیم شہیم تو وہ پہلے سے ہی تھا، اب مزید پھیل گیا تھا. اس نے زور سے صدا لگائی، او میرا یار آیا. پھر باہیں پھیلاتے ہوئے گرم جوشی سے میری جانب بڑھا. میں بھی اس کی جانب بڑھا تو وہ بغل گیر ہو گیا. چند لمحے لپٹے رہنے کے بعد وہ بولا، کیسے ہو؟ میں تو بہت اچھا ہوں، لیکن ایک بات ہے، جب بھی تجھے یاد کرتا ہوں نا میرا بھلا ہی ہو جاتا ہے. آج میں تیری بڑی ضرورت محسوس کر رہا تھا. اس نے مجھ سے الگ ہوتے ہوئے کہا. اس سے پہلے کہ میں جواب دیتا، وہ ظفرمند سے بھی اسی طرح ملا جیسے مجھ سے ملا تھا. ہم اندر کی جانب بڑھے تو میں نے پوچھا، آج مجھے یاد کرنے کی کوئی خاص وجہ تھی؟ بالکل، بہت ہی خاص. اندر بیٹھتے ہیں تو بتاتا ہوں، اس نے کہا. اور پھر ہم اندر چلے گئے. وہ ہمیں سیدھا تہہ خانے میں ہی لے گیا. وہاں ہلکی ہلکی ہنکی تھی. دبیز قالین بچھے ہوئے تھے. دیواروں کے ساتھ تکیے لگے تھے. بڑا پرسکون سا ماحول تھا. میں بیٹھا ہی تھا کہ ایک طرف دھری فریج میں سے پانی نکال آیا. اس دوران میں نے ظفرمند کا تعارف کرا دیا. کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد میں نے پوچھا،
बताओ क्यों याद किया था? वो तो मैं बाद में बताता हूँ, पहले तुम बताओ किधर भूल पड़े हो? उसने जवाब देने की बजाय सवाल कर दिया। तो मैंने चंद लम्हे सोचा, फिर किसी बहस में पड़ने के बजाय बोला, बॉर्डर पार जाना है। अच्छा, तुमने या जफर ने? उसने यूं पूछा जैसे ये उसके लिए कोई मसला ही ना हो। हम 3 हैं, एक बंदा अभी आ रहा है, वो रात किसी वक्त पहुंचेगा। मैंने कहा तो वो सुकून से बोला, ठीक है चले जाना, लेकिन वो कहते कहते रुक गया। लेकिन क्या कोई मसला है? मैंने पूछा। वही तो मेरा मसला है, उसने कहा, फिर लम्हा भर खामोश रहकर बोला, कोई 3 हफ्ते होंगे है, हमारा सारा काम ठप होकर रह गया है। वो काफला जिसमें कोई 2 करोड़ का माल होगा वो उन्होंने पकड़ लिया है, साथ में 8 बंदे भी हैं। मुझे माल की फिक्र नहीं, लेकिन बंदे बहुत जरूरी हैं। मैंने राब्ता करके पूछा तो उन्होंने अजीब सी शर्त रख दी है। क्या शर्त रखी है? मैंने पूछा। कहते हैं कि जितने लोग उन्होंने पकड़े हैं उतने ही हमारे बंदे भी पाकिस्तान में लॉन्च होंगे। उन्हें बाहिफाजत लाहौर या कराची तक जिम्मेदारी से पहुंचाना होगा, फिर उसके बाद जितना भी कारोबार करो करते रहो, लेकिन शर्त यह है कि इसी तरह हर माह बंदे पहुंचाना होंगे। उसने बताया तो मैंने पूछा, फिर तुमने क्या जवाब दिया? यार क्या जवाब दूं, ये स्मगलिंग तक तो ठीक है, जायज नाजायज माल आता जाता है, इधर के लोग भी तो माल भेजते हैं, वो भी काम करते हैं। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि हम मुल्क में एजेंट दाखिल कर लें, ये तो निरा रिस्क का काम है, अंदर जाके उन्होंने कौन सा अच्छा काम करना है। सराय ढलो एक जन्म सर हिलाते हुए कहा, अब ये बताओ मुझे क्यों याद कर रहे थे? मैं इसलिए याद कर रहा था कि मुझे विसान शाह के बारे में पता चला था कि तुमने इसे खत्म किया था। वो इन लोगों के साथ मिल गया था और मुल्क दुश्मनी में न जाने कहां तक जा पहुंचा था। चूंकि तुम उसे अच्छी तरह जानते हो, इसलिए सारे खेल के बारे में मुझे बता सकते थे। मुझे फोन कर लेते। मैंने कहा, यार मैं अपने बंदूक के चक्कर में हूँ, वो निकल आए तो मैं सुकून का सांस लूं। तुम ही बताओ, कोई मशवरा दो, मैं क्या करूं? उसे मायूसी से कहा तो मैंने पूछा, आज ही उनकी शर्त मान लो। क्या कह रहे हो तुम? उसे हैरत से मेरी जानब देखा तो मैंने कहा, वो तेरे साथ भी वही वसान शाह वाले गेम कर रहे हैं। उन्हें कोई ऐसा बंदा चाहिए जो उनके बंदू के लिए सेफ हाउस का काम करे। तुम अपना काम करो, हम आगे संभाल लेंगे, तुम इसकी फिक्र मत करो। क्या इतने बंदे? उसने कहना चाहा तो मैंने उसकी बात काटते हुए पूछा, उन्हें अभी पैगाम भेजो कि जितने मेरे बंदे हैं उसके एवज अपने बंदे भेज दो, लेकिन उसके साथ ये शर्त भी रखो कि तुम्हारा काम बढ़ना चाहिए। काम तो बढ़ जाएगा, मगर इस वक्त ही ये शर्त क्यों? उसने पूछा, देखो जब तेरा काफला यहां से जाता है वो बंदे गिनते हैं। मैंने समझाने वाले अंदाज में पूछा तो उसने बताया, नहीं, जब काफला जाता है तो रास्ता साफ होता है, उधर से भी ऐसे ही होता है। एक खास वक्त तय कर लिया जाता है। उन्हें अगर बंदों के बारे में पता चलता भी है तो उन्हीं से जिनका माल होता है तकरीबन उतने ही वापस आ जाते हैं। यही तो, हर काफले के साथ 2 लोग हमारे जाया करेंगे जो किसी की निगाह में आए बगैर गायब हो जाया करेंगे। उनके बंदे चूंकि निगाहों में होंगे, वो जो करेंगे उसका इल्म होगा। जब तक उनके बंदे पकड़े नहीं जाते उस वक्त तक बहुत कुछ हो सकता है। मैंने समझाया तो उसकी समझ में आ गया। उससे फोन निकाला और नंबर मिलाने लगा। कुछ देर बाद राब्ता हो गया। दूसरी जानब से आवाज उभरी, जी बाबू सराज, कैसन हो? तुम्हें पता है कि मैं परेशान हूं जब तक मेरे लोग वापस। यार तो फिक्र काहे करत है, मने बात की थी, उनकी वही रट लगी है। थारे सारे लोगन एकदम ठीक है, खावत हैं, पीवत हैं, मौज करत हैं। तुम हमारी बात मान, जो बात वो करत है ना, मान ले, बहुत फायदा होएगा हम दोनों को। दूसरी जानब से तेज से कहा गया, यार तू खुद सोच, मेरे बंदे इन्हें बाहिफाजत छोड़ भी आए, फिर भी वो पकड़े गए तो फिर क्या फायदा? मैं हर वक्त तो उनकी। सिराज ने कहना चाहा तो उसने बात काटते हुए कहा, अरे टेंशन काहे की लेवत है, ये हमारी बात हुई है उनसे, तुम्हारा काम छोड़ देना है बस। वो जाने उनका काम, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। ये तो ठीक है, इतना तो कर सकता हूँ, जहां तक कहेंगे उन्हें छोड़ दूंगा, चाहे वो अगले कदम पर पकड़े जाएं, मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। उसने कहा, थारा काम सिर्फ इतना सो है कि जो लोगन भी थारे पास आवे
انہیں کھلا پلا رات رکھ جب خطرہ نہ ہوئے انہیں نکال کے چھوڑاؤ بس. ہمارا کام ٹھپ سے سمجھ دو 2 کروڑ کا نقصان ہے. اس نے کہا چل کر بات ان سے, میں ان کی بات مانتا ہوں. تم اپنا مال وصول کرو اور میرا مال میرے بندوں کے ساتھ بھیج دو. ان کے جتنے بھی آئے میں سنبھال لوں گا. سراج نے کہا تو دوسری جانب سے خوشی کے ساتھ کہا گیا, یہ ہوئی نا بات, چل ابھی بات کرتا ہوں, میں تنہیں تھوڑی دیر تک بتاؤں, فون رکھتا ہوں. اس کے ساتھ ہی فون خاموش ہو گیا. سراج چند لمحے فون کو دیکھتا رہا, پھر مسکرا دیا. اسے بات سمجھ میں آ گئی تھی. اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا.